फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज जो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं होगा, थोड़ी-सी अलग टॉपिक है, लेकिन आप चाहें तो उससे आप जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दरअसल आज जो हम लोग जानने वाले हैं, वो समुद्र के बारे में जानने वाले हैं। ये जो समुद्र जैसा स्ट्रक्चर है हमारे सामने, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, समुद्र जो कि आप देखते होंगे पूरे अगर ग्लोबली देखा जाए, पूरे वैश्विक रूप से देखा जाए, तो समुद्र का जो आकार है, वो लगभग 70-75% के आसपास जाता है, आपको पता होगा। तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं कि उस पे दरअसल कंट्रोल किसका है? उस स्ट्रक्चर पे जो है वो कंट्रोल किसका है? किसी राष्ट्र का है, लोगों का है या किसका अधिकार है? पूरे के पूरे जो है समुद्र पे जो है वो किसका अधिकार है? आज हमारा बेसिकली यही टॉपिक होगा जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी ये कई बार सोचा होगा कि समुद्र जैसे स्ट्रक्चर पे किसका अधिकार हो सकता है या किसका अधिकार है? तो इसी पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो आज देखते हैं ये हमारा टॉपिक जो होगा वो समुद्र पर अधिकार। ये समुद्र पर किसका अधिकार? यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ सिद्धांत को समझने पड़ेंगे। तो उसी पे आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। देखिए, नीदरलैंड में जो है यूरोप का एक देश है, यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक व्यक्ति हुए, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है यूरोप का एक देश है, यहां पे एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम है ग्रोटियस। ग्रोटियस ग्रोटियस साहब के द्वारा दो सिद्धांत दिया गया समुद्र को लेकर कि किसके अधिकार होंगे। तो समुद्र को लेकर दो इनके द्वारा जो है सिद्धांत दिया गया। उस सिद्धांत का नाम है, एक को हम लोग कहते हैं रिस कम्युनिश, एक को हम लोग कहते हैं रिस कम्युनिश, और दूसरे सिद्धांत जो है इनका जो दूसरा सिद्धांत है इसको हम लोग कहते हैं रिस नलिस। रिस नलिस, ये दो सिद्धांत इन्होंने दिए। क्या मतलब होता है अभी बारी बारी से समझेंगे, बहुत गहराई से समझने वाले हैं। रिस कम्युनिस्ट का सामान्य सा मतलब अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। रिस कम्युनिस्ट का बड़ा सामान्य सा मतलब होता है समुद्र पर, समुद्र पर सभी लोगों का अधिकार, सभी लोगों का अधिकार। ये जो है रिस कम्युनिस्ट के आधार पे कहा जाए तो इसका मतलब होता है समुद्र पे सभी लोगों का अधिकार। इसी प्रकार से रिस नलिस है, रिस नलिस का मतलब होता है कि समुद्र पर राष्ट्र का अधिकार। राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का अधिकार। ये दो सिद्धांत के आधार पे ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि समुद्र पे किसका क्या कंट्रोल है। अगर राष्ट्र का कंट्रोल है, राष्ट्र का कंट्रोल है, किसी देश का कंट्रोल है, तो कहां तक एरिया जाता है। अगर लोगों का अधिकार है तो वो एरिया कहां तक जाता है। तो हम लोग ये इन्हीं दोनों सिद्धांत के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो हमारे यहाँ पे जो समुद्री एरिया है, समुद्री क्षेत्र है, उस पे किसका कहां तक कैसे कंट्रोल है। तो इसको कौन डिफाइन करेगा? तो निश्चित रूप इसके लिए कोई संस्था होगी, इसके लिए कोई बड़ा संगठन होगा जो कि ये सारा कुछ तय करता होगा। इनके द्वारा सिद्धांत तो दिया गया, लेकिन कौन मानेगा इस सिद्धांत को? इसके लिए नियम कानून कौन तय करेगा, बनाएगा कौन? तो इसके लिए नियम कानून बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर देश नहीं होता है। इसके लिए एक जो इंटरनेशनल संगठन होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है, जो कि ये तय करता है कि किसका क्या अधिकार होगा और कहां तक अधिकार होगा। तो उसी संगठन के बारे में हम लोग बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। वो कौन सा संगठन है जो कि ये सारी चीजें तय करती है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी इन सारी चीजों का जिक्र होगा, लगातार मैं बात करूंगा इसके बारे में, तो अभी फिलहाल मिटा रहा हूं, अभी इसके बारे में जिक्र होगी आगे। तो अगर मैं बात करूं तो जो समुद्री स्ट्रक्चर है, ये समुद्र का जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए जो है एक संस्था है हमारे यहाँ पे जो कि कार्य करती है, जिसको हम लोग कहते हैं अनक्लॉज। अनक्लॉज का क्या मतलब होता है अभी समझेंगे। देखिए, पूरे दुनिया के लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे एक संगठन है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके बारे में बहुत गहराई से समझने वाले हैं, बहुत गहराई से। इसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक बात करेंगे, इसके लिए क्लास अलग से क्लास करेंगे, इसके लिए एक अलग से जो है कक्षा होगी जिसके बारे में, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन, अब ये यूनाइटेड नेशन क्या होता है?
यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है पूरे दुनिया के लेवल पे एक ऐसा संगठन जो कि देश की शांति की कल्पना करता है और देश में किसी भी तरीके का जो है अगर आपत्ति आई हो तो उस देश को उससे उभारने का प्रयास करता है। इसके तमाम तरह के संगठन हैं, इसके तमाम तरह के संगठन हैं, लगभग 15 संस्थाएं इनके अंदर काम करती है। इनके अंतर्गत जो है लगभग 15 संस्थाएं काम करती है, लगभग 15 संस्थाएं इनके अंदर काम करती है जो कि पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाने का काम करती है। यूनाइटेड नेशन इसके अंदर जो संगठन है उसमें से एक संगठन को हमें समझने का केवल जरूरत है जो कि समुद्र को हमें बताएगा कि उसके क्या नियम और कानून है। हालांकि इसके बहुत सारे संगठन है, उसमें से एक संगठन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक नाम सुना होगा आपने, WP वर्ल्ड बैंक है। IMF करके एक संगठन है, ये भी जो है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी फंड बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे यूनेस्को जैसे जो है संगठन यहाँ पे है, ये भी क्या करता है, ये संगठन, ये सारे संगठन क्या करते हैं, इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। कभी जब नेक्स्ट क्लास में कभी बात करेंगे तो इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, IMF के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, यूनेस्को के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक गहरा टॉपिक है। तो इस पे अभी बात नहीं करेंगे, केवल रेफरेंस के रूप में भी समझ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर तमाम तरह के संगठन है, जिसमें से एक संगठन है जो कि समुद्र को कंट्रोल करता है। उस संगठन का नाम है अनक्लॉज। इसी को हमें बेसिकली समझना है। इसके तमाम तरह के ब्रांचेस हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें से एक ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं अनक्लॉज। इसी को आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं। ये संगठन जो है ये एजुकेशन पे काम करती है, इस पे बात करेंगे कभी डिटेल में, किसी दिन वीडियो लाएंगे इस पे बात करेंगे। ये बेसिकली क्या काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है, संस्कृति बचाने का काम करती है, कल्चर कह लीजिए आप। तो ऐसे तमाम तरह के संगठन, जैसे IMF क्या करती है, लोन देने का काम करती है। कोई देश एकदम बुरी स्थिति से गुजर रहा हो तो उसको लोन देने का काम करता है। ये भी संगठन जो है लोन देने का काम करती है ना। जब स्थिति जो है किसी भी देश का बहुत बुरी स्थिति में हो तो वो आर्थिक रूप से सहायता देने का ये प्रयास करता है किसी भी देश को। इसी प्रकार से और भी इसके संगठन है, जो बहुत चर्चित संगठन आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक मतलब जो है हिस्सा है। इसी प्रकार से और भी आप देख लें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, ये भी एक संगठन है। ये भी संगठन जो है क्या करती है, ये जो हो गया, ये सारे संगठन कौन है, ये सारे संगठन जो है, जैसे हमारे देश पे जो है ना, पूरे देश के लेवल पे एक पार्लियामेंट है जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाने का काम करती है। यही वो दो संगठन है जो पूरे दुनिया के लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे कानून बनाने का काम करती है और पूरे दुनिया उसे फॉलो करता है। तो यही वो संगठन है जिसके आधार पे पूरे दुनिया के लेवल पे कानून बनता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे हम लोग किसी दिन वीडियो लाएंगे तो इस पे बातें होगी। आज हमें बेसिकली ये हमारा टॉपिक नहीं है, समझना हमें बेसिकली अनक्लॉज को है। अनक्लॉज के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि समुद्र पे दरअसल अधिकार किसका है, यही हमें समझाएगा। ठीक है, तो और भी अगर इसको आप चाहें समझने के लिए तो इसी प्रकार, जैसे अगर आप समझें कि ये कैसे कंट्रोल करती है, जैसे आप देखें ना तो भारत में जैसे प्रधानमंत्री है ना हमारे यहाँ पे, तो भारत में जो PM है हमारा, PM में एक जो है ना, PM का सबसे बड़ा जो ब्रांच है, यानी कि PM के कंट्रोल में एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसके अंतर्गत तमाम तरह की संगठनें आती है, आपको पता होगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का यानी कि जो है वित्त मंत्रालय, जिसके अभी जो है वर्तमान में जो है इसके कर्ता धर्ता आप कह लीजिए निर्मला सीतारमण है। उसी प्रकार से फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद जो है ना यहाँ पे आप कह लीजिए होम मिनिस्ट्रीज कह लीजिए आप, जिसके भी इनके जो है जो यहाँ पे कर्ता धर्ता आप कह लीजिए वो कौन है, तो अमित शाह जी हैं। होम मिनिस्ट्रीज को कौन कंट्रोल कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे अमित शाह जी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप ऐसे और भी संगठन को ले लीजिए जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन कंट्रोल कर रहे हैं अभी, तो राजनाथ सिंह करके एक जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्रालय है, ये पूरा का पूरा कैबिनेट मंत्रालय है। ऐसे तमाम तरह के कैबिनेट मंत्रालय जो है हमारे यहाँ पे कार्य करता है। तो ये सारे किसके कंट्रोल में है, ये सारे जो है किसके कंट्रोल में, ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है ये किसके कंट्रोल में है, ये पूरा कैबिनेट जो है हमारे PM जी के कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में ये पूरा का पूरा कैबिनेट काम करता है। तो आप समझ पाएंगे इसी तरीके का स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन जो है इसी तरीके से कार्य करता है। एक जो है ये सारे संस्थाओं का एक समझ लिया आप मुखिया है, और ये सारे छोटे छोटे संगठन है जिसके अंतर्गत काम करता है, ताकि जो है पूरे दुनिया का कल्याण किया जा सके, पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थिति दिया जाए, बेहतर जो है परिस्थिति दिया जाए ताकि वो विकसित हो सके। ठीक है, तो बेसिकली आज हमें क्या समझना है,
तो अनक्लोज को समझना है, अनक्लोज ही हमें समझना है, तब जाके हम समुद्र के अधिकार को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे हमें अनक्लोज को ही केवल समझना है आज। पहले हम लोग समझे कि ये अनक्लोज होता क्या है। अनक्लोज क्या होता है, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ये अनक्लोज क्या है। इसका फुल फॉर्म आप कह लीजिए यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म आप कह लीजिए, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है अनक्लॉज का, ये पूरा का पूरा आप मान लीजिए इसका फुल फॉर्म है अनक्लॉज। इसका क्या मतलब होता है, अभी बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है ना, एक संगठन में जस्ट बताया कि इसके कंट्रोल में ये काम करती है, यही नियम कानून तय करेगा कि समुद्र पे दरअसल अधिकार किसका है। तो ये जो होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्र पे किसका कंट्रोल होगा, ये नियम कानून है एक प्रकार से आप कह लीजिए। तो ये पहली बार जो बैठक हुआ था, पहली बार जो है इसका बैठक हुआ था वो 1958 में हुआ था। इसका पहला जो बैठक हुआ था 1958 में, इसका पहली बार बैठक हुआ था। आधुनिक आधुनिक विश्व की बात करें तो 1958 में हुआ था। इसका दूसरा जो बैठक हुआ, इसका सेकंड जो बैठक हुआ था वो 1960 में हुआ था। इसका जो तीसरा बैठक हुआ, इसका जो थर्ड बैठक हुआ, ये थर्ड बैठक जो हुआ वो 1973 से लेकर 1982 तक ये चला था। और यही वो संगठन क्या है, यहीं से तय हुआ 1973 से लेकर 1982 में ही वर्गीकरण किया गया कि समुद्र के स्ट्रक्चर पे किसका क्या कंट्रोल होगा। यहीं पे वर्गीकरण हमें दिखता है, जिसके बारे में हमें बेसिकली आज समझना है। तो हमें क्या समझना है, इसके 3 बैठक हुए, ये तीसरा बैठक था, ये तीसरा बैठक था जिसमें से तय हुआ कि समुद्र पे कंट्रोल किसका होगा। यही से वर्गीकरण किया गया था समुद्र को लेकर। तो आज हम लोग यहीं पे इसी को समझने वाले हैं। थर्ड वाले जो है बैठक पे हम लोग क्या हुआ था पूरी दुनिया के लेवल पे, इसी को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, तो यहां पे जो 1973 से लेकर 1982 में जो हुआ था घटना, ये क्या हुआ था, तो पहला इन्होंने एक सिद्धांत दिया, पहला वर्गीकरण जो है यहां पे इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन यहां पे हुआ, कुछ लगभग 5 से 6 भागों में क्लासिफिकेशन हुआ। इसका जो पहला क्लासिफिकेशन था, पहला वर्गीकरण था, वो ये था, इन्होंने बताया, सिद्धांत दिया पहला, इनलैंड वाटर। समझेंगे इन सारे शब्दों का मतलब समझेंगे। इनलैंड वाटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कोई देश है, हम आज केवल जो है ना अपने देश को आधार मानते हुए समझने का प्रयास करेंगे। वैसे दुनिया में जितने सारे कंट्री है इसी नियम को फॉलो करते हैं, जो सारे नियम मैं आपको बता रहा हूं, इसी नियम को पूरा देश जो है फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझेंगे इनलैंड वाटर। यहां पे क्या होता है, ये इनलैंड वाटर, जैसे मान लेते हैं भारत के निचले हिस्से का मैं आपको डायग्राम बना के बता दूं। देखिए, भारत का ये निचला हिस्सा है, भारत का ये जो है ये निचला हिस्सा है। तो हमारा जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे गुजरात ले लेते हैं, गुजरात से लेकर इधर यहाँ पे बंगाल वाला एरिया ले लेते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर जितने सारे हैं, यहीं पे जो है पूरा का पूरा ये समुद्री स्ट्रक्चर यहां से दिखता है। ये पूरा का पूरा जो है ये समुद्री स्ट्रक्चर हमें पूरा का पूरा दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनलैंड वाटर में क्या होता है, इनलैंड वाटर में एक चीज हमें बेसिकली समझना है कि जैसे मान लेते हैं हमारे देश जो है वो ऐसा तो नहीं कि सीधा लाइन खींचा हुआ है, समुद्र है तो समुद्र यहाँ पे सटा हुआ वाटर है, जाहिर सी बात है कि कहीं पे वाटर जो है अंदर तक गया होगा, कहीं वाटर बाहर इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा, कहीं वाटर अंदर तक चला गया होगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन ही सकता है, निश्चित रूप से बना है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे किस तरीके से कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मान लेते हैं कई बार क्या होता है वाटर अंदर तक आ जाती है। ये जो हमारा मान लेते हैं ये लैंड है, तो कई बार क्या होता है वाटर इस शेप में बन जाती है, यहाँ पे इस शेप में वाटर कई बार यहाँ पे अंदर तक आ जाती है। तो ये जो कई बार स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके का जब स्ट्रक्चर कई बार बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हम लोग इसको क्या देते हैं, लेगून। यहां पे इसको क्या देते हैं, लेगून। और कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का बन जाता है, मान लेते हैं ये एरिया है, ये एरिया इस तरीके का कई बार स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो यहां पे पश्च जल बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बैक वाटर। ये क्या होता है, अंदर चला जाता है ना कई बार वाटर, तो बैक वाटर। और एक बार कई बार क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का हो जाता है, कई बार जो है स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाता है। तो इस टाइप का कई बार स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम लोग कई बार क्या कह देते हैं, ये हो जाता है तटीय कोस्टल एरिया, हम लोग इसको कहते हैं तटीय। तो यहां पे ये क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें कई बार दिख जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर कई बार दिखता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पे जो वाटर अंदर और बाहर है, इन सारे एरिया पे इस तरीके से सीधा लाइन खींचा जाता है। फिर ये एक सीधा लाइन खींच के हम लोग मानते हैं कि जो वाटर अंदर आ गया या बाहर है, ये सारे वाटर पे किसका कंट्रोल होगा, तो इन सारे वाटर पे जो कंट्रोल होगा वो किसी राष्ट्र का कंट्रोल होगा। किसका होगा, तो राष्ट्र का, यानी कि किसी भी देश का। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये इस वाटर पे किसका कंट्रोल होगा, तो उस देश का कंट्रोल होगा। तो अभी जस्ट हमने दो सिद्धांत बताया आपको, रेस कम्युनिस्ट बताया और दूसरा रिश नलिस बताया। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लग जाएगा, जस्ट हमने अभी दूसरा वाला बताया, देश पे कौन सा सिद्धांत लगता है, तो वहां पे जो है ग्रोटियस साहब के अकॉर्डिंग जो है ये दूसरा सिद्धांत लगेगा, जिसको बोलते हैं रेश नलिस। तो पहला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, पहला क्लासिफिकेशन था इनलैंड वाटर का, तो ये हमें पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पे अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें, तो दूसरे क्लासिफिकेशन में क्या बातें हुई है, तो यहां पे इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था, ये दूसरा जो क्लासिफिकेशन था, इसको हम लोग कह देते हैं टेरिटोरियल वाटर। इसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। ये क्या होता है, इसका एरिया जो है 12 नॉटिकल माइल तक लिया जाता है। इसका जो हम लोग एरिया लेते हैं 12 नॉटिकल माइल लेते हैं, 12 नॉटिकल माइल। ये क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल क्या होता है, तो जैसे कई बार हम जब किसी सड़क को मापना हो, तो सड़क को मापना हो तो कई बार वहां पे मीटर का सहारा लेते हैं, कई बार हमें कपड़े को मापना हो सेंटीमीटर का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम समुद्र का जो है ना मापन करते हैं, तो वहां पे नॉटिकल माइल चलता है। समुद्र को जब मापते हैं तो वहां पे नॉट चलता है, नॉटिकल माइल चलता है। तो एक नॉटिकल माइल में जो होता है, आपको समझने के लिए, एक नॉटिकल माइल में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो लगभग 1 किलोमीटर 1.85 होता है, लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 1.85 किलोमीटर होता है, इसका दूरी होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 12 नॉटिकल माइल तक, लगभग 12 नॉटिकल माइल तक, जैसे कि अगर मैं भारत का यहाँ पे चित्र बनाऊं, तो लगभग 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 12 नॉटिकल माइल मतलब अगर 1.1 लगभग लगभग 2 किलोमीटर मान लें, अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर मान लें एक नॉटिकल माइल में, तो लगभग ये 24 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर होगा। तो यहां पे मान लीजिए ये लगभग 22 से 23 किलोमीटर, ये 22 से 23 किलोमीटर का कंट्रोल किसका होगा और कैसे होगा, तो यहां पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे ये जो कंट्रोल होता है वो किसी राष्ट्र का कंट्रोल होता है। यहां भी किसका कंट्रोल होता है, किसी भी राष्ट्र का कंट्रोल होगा या देश का कंट्रोल होगा। यहां भी कंट्रोल किसका होगा, इस वाले एरिया तक भी किसका कंट्रोल होगा, उसी देश का मतलब कंट्रोल होगा जिसके ये नजदीक सटा हुआ है। तो समझ पा रहे हैं, यहां भी कंट्रोल किसका होगा, उस राष्ट्र का ही होगा। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे क्या कार्य कर सकता है कोई भी देश, क्या कार्य कर सकता है, तो यहां पे कार्य जो कर सकता है, ये वहां का खनिज संसाधन को क्या कर सकता है, दोहन कर सकता है, मिनरल्स को वहां से निकाल सकता है। जितने सारे जो ना जमीन से जो हम निकालते हैं ना मिनरल्स, तो वहां से वो क्या करता है, उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। तो कई बार क्या कर सकता है, खनिज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, खनिज के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। और क्या कर सकता है, अपना जो नौसेना है, नौसेना का क्या मतलब होता है कि हमारे देश में जो है ना वाटर में जो है हमारी सुरक्षा जो करने का काम करता है, कि ताकि जो है समुद्री हमले ना हम पे हो, तो वहां पे सुरक्षा के लेकर जो हमने जो रखा हुआ व्यवस्था, उसको हम लोग कहते हैं नौसेना। तो नौसेना यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे कार्यरत रहती है नौसेना। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या कार्य होता है, ये किसके कंट्रोल में है, तो यहाँ पे ये किसके कंट्रोल में है, किसी भी राष्ट्र के कंट्रोल में होता है। हम आज अभी जो समझ रहे हैं वो भारत के रेफरेंस में समझ रहे हैं, पूरे दुनिया में यही लॉ वहां पे चलता है, 12 नॉटिकल माइल तक इस तरीके का कार्य वो कर सकता है। ये किसके अकॉर्डिंग, हमने जस्ट बताया अनक्लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लग गया वापिस से, तो यहाँ पे भी लग गया रिश नलिस का सिद्धांत लग गया। हमने बताया ना, वो जो ग्रोटियस साहब जो है, ग्रोटियस साहब जो है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ भी लग गया रिश नलिस का जो है सिद्धांत यहाँ पे भी लग गया। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत था। अब इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे तीसरा सिद्धांत क्या है, थर्ड सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा सिद्धांत क्या है, देखिए
तो यहां पे तीसरा जो सिद्धांत है इसको हम लोग क्या देते हैं, एक्सक्लूसिव फिशिंग जोन। यहां पे जो थर्ड है हमारा, इसको हम लोग क्या देते हैं, एक्सक्लूसिव फिशिंग जोन। इसका क्या मतलब होता है, ये पहले एरिया देख लेते हैं कि कहां से कहां तक है। इसका एरिया जो है कहां से कहां तक आ सकता है, तो इसका एरिया जो है लगभग 24 नॉटिकल माइल है। नॉटिकल माइल अभी जस्ट मैंने बताया कि एक नॉटिकल माइल में जो होता है, एक नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो लगभग 1.85 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 2 किलोमीटर। तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा भारत से कितना हो जाएगा, तो 24 को अगर मल्टीप्लाई लगभग 2 से कर दे तो 48 किलोमीटर हो जाएगा। तो 48 से कम ही 45 मान लीजिए, तो ये एरिया मान लेते हैं यहां तक आ गया। अब यहां तक का एरिया जो हो गया ये 24 नॉटिकल माइल हो गया, ये 24 नॉटिकल माइल हो गया। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहां पे किसका कंट्रोल है, यहां पे भी जो कंट्रोल है, यहां पे भी उसी राष्ट्र का कंट्रोल रहेगा। यहां भी कौन सा सिद्धांत लगेगा, यहां भी जो सिद्धांत लगेगा, यहां पे भी रिश नलिस का जो सिद्धांत लगेगा, रिश नलिस का सिद्धांत यहां भी लागू होगा। यहां भी कौन सा सिद्धांत लागू होगा, तो रिश नलिस का सिद्धांत यहां भी लागू होगा। यहां पे बेसिकली क्या कार्य कर सकते हैं, तो यहां पे मत्स्य पालन, देखिए हमने लिखा है ना फिशिंग जोन है ये, तो यहां पे मछली पालन वगैरह हम लोग कर सकते हैं, मत्स्य पालन यहां पे, तो मत्स्य पालन यहां पे हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, तो सरकारें यहां पे सीमा शुल्क लगा सकती है, मत्स्य पालन हम लोग यहां पे कर सकते हैं। और यहां पे सरकारें क्या कर सकती है, सीमा शुल्क लगा सकती है। सीमा शुल्क क्या होता है, सीमा शुल्क क्या होता है, तो सीमा शुल्क जब किसी बाहरी देश से, जब किसी बाहरी देश से, जब भी कोई बाहरी देश से हमारे देश में एंट्री करता है, जब भी कोई जैसे अमेरिका हमारे यहाँ पे सामान लेके आएगा, तो हमारे यहाँ पे जब वो सामान लेके आएगा ना, तो हमारे हमारे क्षेत्र में जैसे ही वो प्रवेश करेगा, हमारे क्षेत्र में जैसे ही वो प्रवेश करेगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। वो टैक्स देना पड़ेगा, एक प्रकार का जो है इंटरनेशनल टैक्स जो होता है, जो कि देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क वो देगा, तभी हमारे क्षेत्र में वो क्या करेगा, एंट्री कर सकता है। ये हो गया सीमा शुल्क। और क्या करते हैं आमतौर पे, तो यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां सरकारें यहां से क्या कर सकती है, तो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। राजस्व की प्राप्तियां जो होता है जैसे देश से करती है, उसी प्रकार से इस वाले एरिया तक वो क्या कर सकती है, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। तो ये क्या हो गया, ये तीसरा था, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव फिशिंग जोन कहते हैं। ये वाला एरिया कहां तक है, तो लगभग आपको मान लीजिए 45 किलोमीटर के आसपास। ये भी किसका कंट्रोल है, राष्ट्र का ही कंट्रोल। अभी तक व्यक्ति का जो कंट्रोल होगा वो आया नहीं है। तो यहां पे ये समझ पा रहे हैं, यहां भी राष्ट्र का ही कंट्रोल है। कौन सा सिद्धांत लगेगा, रेशनलिस्ट का सिद्धांत लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद का जो सिद्धांत है, चौथा जो सिद्धांत है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, यहां पे जो एक्सक्लूसिव जो है इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये कहां से कहां तक एरिया, पहले देख लें। इसका एरिया लगभग 200 नॉटिकल माइल होता है। एक नॉटिकल माइल में हमने बताया लगभग 2 किलोमीटर, तो यहां पे 200 नॉटिकल माइल होता है। 200 नॉटिकल माइल मान के चलिए लगभग जो है 395 90 के आसपास जाएगा इसका ये पूरा का पूरा एरिया। तो ये पूरा का पूरा एरिया, जैसे यहाँ पे फिर से भारत को देख लीजिए, तो भारत से लगभग ले लें तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला एरिया मान लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, लगभग 200 नॉटिकल माइल आ गया, लगभग 400 किलोमीटर मान लीजिए आप। तो यहां तक का जो अधिकार है, यहां तक का जो अधिकार है वो किसका अधिकार है, इस वाले एरिया तक का भी जो अधिकार है वो किस व्यक्ति का अधिकार है, तो ये भी हमें बेसिकली यहां पे समझना है। तो यहां तक जो कंट्रोल है, यहां तक जो कंट्रोल, यहां का भी कंट्रोल जो है राष्ट्र के ऊपर ही है। यहां का जो कंट्रोल है, इसका भी कंट्रोल जो है किसी राष्ट्र के ऊपर ही है। यहां पे भी कंट्रोल किसका है, राष्ट्र का ही कंट्रोल माना जाता है। तो समझ पा रहे हैं, यहां भी राष्ट्र का कंट्रोल है, किसी भी देश का कंट्रोल है। यहां भी कौन सा सिद्धांत लगेगा, तो रेशनलिस्ट का सिद्धांत लगेगा। यहां भी कौन सा सिद्धांत लगेगा, रेशनलिस्ट का सिद्धांत लगेगा। यहां पे कार्य क्या होता है, तो बेसिकली यहां पे जो हमारे नौसेना यहां भी रहती है, नौसेना कई बार यहां तक आती है। कई बार अगर कोई हमारे क्षेत्र में घुसे तो नौसेना यहां भी देखरेख करने का प्रयास करती है। और साथ ही साथ जितने सारे हमारे यहाँ पे समुद्री जीव हैं, जितने सारे समुद्री जीव हैं वो सारे समुद्री जीव क्या होते हैं, उनका देखरेख, उनका संरक्षण,
उनका जो है उनका वृद्धि, ये सारा कार्य जो है राष्ट्र के अंतर्गत ही आता है। उनके जितने सारे वृद्धि होंगे उसको कैसे हमें यूज करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, ये सारा का सारा ये जो है कंट्रोल किसका किसका होगा, तो यहां भी उस राष्ट्र का कंट्रोल होगा, उसी राष्ट्र का कंट्रोल होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां भी जो कंट्रोल है वो किनका है, यहां तक भी जो कंट्रोल है उस राष्ट्र का ही कंट्रोल है। तो समझ पा रहे हैं यहां पे क्या करेगा वो, जितने सारे समुद्री जीव हैं, समुद्री जितने सारे जीव हैं, समुद्री जीव का क्या करेगा वो, देखभाल करेगा। समुद्री जीव का क्या करेगा, वो देखभाल कर सकता है, उसको जो है वृद्धि कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। वो सारा कंट्रोल जो है, वो सारा कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, तो राष्ट्र के कंट्रोल में ही है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल जो है राष्ट्र के कंट्रोल में है। किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अनक्लॉज के अकॉर्डिंग। ये नियम बनाया कहां से बना है, तो यूनाइटेड नेशन से होते हुए ये सारा कानून हम तक पहुंचा है। उसी भी ये जब भी होगा ये पूरे दुनिया पे लागू होता है। ये कानून जो है हम भारत को बार बार यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया पे लागू होता है। यानी कि आप मान के चलिए कि 200 नॉटिकल माइल तक जो कंट्रोल है, लगभग यानी कि 400 किलोमीटर तक का जो यहाँ कंट्रोल है वो किसका कंट्रोल है, तो उस राष्ट्र का कंट्रोल होगा। तो समझ पा रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे ये बेसिक बातें आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा। इसके बाद एक जो है, इसके बाद आता है ओपन जो है, ओपन सी। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या है। ओपन सी, इसके बाद जो आता है ओपन सी, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं खुला सागर। खुला सागर, खुला सागर से ही पता चल रहा है कि यहां पे क्या होता है। ये जो एरिया अगर देखें तो 200 नॉटिकल माइल के बाद, 200 नॉटिकल माइल के बाद, लगभग 200 नॉटिकल माइल के बाद, नॉटिकल माइल के बाद, यानी कि अगर मैं फिर से भारत का चित्र बनाऊं यहां पे, तो यहां से मान लेते हैं ये 200 नॉटिकल माइल था, तो इसके बाद का एरिया, इसके बाद का एरिया, इस पे किसका कंट्रोल होगा, इस पे किसका कंट्रोल होगा, तो यहां पे ये जो हमारा यहाँ पे अनक्लॉज जो है, इसके नियम के अकॉर्डिंग, इसके नियम के अकॉर्डिंग यहां पे इसके बाद जो कंट्रोल होगा वो सभी व्यक्तियों का जो है, जितने सारे दुनिया में लोग हैं, इसको बोलते हैं ओपन सी। यहां पे किसी राष्ट्र का कंट्रोल नहीं है। यहां पे जो है 200 के बाद जो है, यहां पे नॉटिकल माइल के बाद किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। यहां पे किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। तो यहां पे कौन सा सिद्धांत लग गया, तो यहां पे जो ग्रोटियस साहब का जो है पहला सिद्धांत लग गया। कौन सा, तो रिस कम्युनिस। यहां पे कौन सा सिद्धांत लग गया, रिस कम्युनिस। यहां पे रिस कम्युनिस्ट वाला सिद्धांत लग गया, जो पहला सिद्धांत हमने बताया था। तो रिस कम्युनिस्ट का सिद्धांत यहां पे लग जाएगा ओपन सी में। यहां पे किसी राष्ट्र का कंट्रोल नहीं है। यहां पे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, तो वहां जितने सारे वो पूरे दुनिया में जितने सारे व्यक्ति हैं उनका कंट्रोल। ओपन सी में किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। ओपन सी कहां से कहां तक होता है, तो लगभग 400 किलोमीटर में। आप मान लीजिए कि लगभग 400 किलोमीटर के बाद जो है किसी भी देश का कंट्रोल नहीं होता है, वहां पे आम लोगों का जो है कंट्रोल उस क्षेत्र में हो जाता है। ये कौन कहता है, तो अनक्लॉज का ये जो कानून है वही ये बातें हमें बताता है। तो आज ये छोटे से टॉपिक में हमने समझने का प्रयास किया। इस छोटे से टॉपिक में हमने समझने का प्रयास किया कि समुद्र पे दरअसल किसका कंट्रोल है और कैसे है। इन सारे नियम और कानून को भी हमने समझने का प्रयास किया कि कौन ये सिद्धांत कहां से आया है, कैसे आया है। तो इस अनक्लॉज के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। अनक्लॉज क्या है, तो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन का एक छोटा सा अंग है, या एजेंसीज कह लीजिए, जो कि समुद्र में क्या कानून होंगे वो सारा तय करता है। तो हमने बताया, इन सारी चीजों के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। हालांकि यूनाइटेड नेशन के बारे में हम कभी भी जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी कभी आए तो उसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ये यूनाइटेड नेशन क्या होता है, इसके जितने सारे जो है एजेंसीज है वो कैसे काम करती है पूरे देश के लेवल पे, तो उस पर भी बातें होगी। लेकिन फिलहाल आज जो हमारा मकसद है ये समझने का कि आज समुद्र पे जो है किसका कैसे कंट्रोल होता है, तो आज हमने ये छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है या कहीं भी जो है कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप चाहें या आप चाहते हैं किसी टॉपिक को समझना, बहुत गहरे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो पे हमें जो है या इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हालांकि जो है पॉलिटिकल सिस्टम पे भी बातें होना रह गया है, तो उस पर आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी उस पर लाने का प्रयास करेंगे।
और हम लोग उसके बाद के लगातार जो है आर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे कि जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से आर्टिकल्स जो है आगे बढ़े हैं, उस पे बातें आगे होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।